अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसका उन्वान है कब्र का बिच्छू और पागल हाथी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूँ और ये वाक़या इस इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गाँव वालों की भेड़ बकरियाँ चराता था। यह हमारा आबाई पेशा है। एक दिन मैं हस्ब मामूल भेड़ बकरियाँ जंगल में लेकर गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछा कर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिजा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगी। मैं वो गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर बरकी सरअत से उठ खड़ा हुआ। इस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी के अकब में जमा होती चली गई। गोया कुदरती तौर पर ये इनका हिफाजती इकदाम था। आस पास दरख्त तो बेशुमार थे लेकिन कोई भी इतना मजबूत न था कि हाथी की टक्कर सह सकता। मेरी समझ में ना आ रहा था कि जाऊं तो कहां। मेरा जहन इसी शशोपंच का शिकार था कि दफातन जमीन यूं तरा उठी जैसे जलजला सा आ गया हो। मेरे रहे सहे अवसान भी खता हो गए और मैं एक अनजानी सिमत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के वजनी कदमों की आवाज को अपने ताक़ुब में पाया। मैं सिमत बदल बदल कर भागता रहा लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था। सियाह अफरियत मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पर पहुँच कर मेरा कचूमर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुम्बद नुमा इमारत वीराने में यूं मेरे सामने आ गई जैसे जमीन में उग आई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मज़ार नुमा इमारत का गुम्बद था। दाखिले के लिए एक ही छोटी सी खिड़की नुमा है क्वाड जगह थी। एक पल में मेरा रुख इस जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं अंधे और तूफान की तरह इस अकलौते कमरे में जा घुसा। वसत में पुख्ता कब्र थी और इसके ऐन ऊपर छत से एक आहनी जंजीर लटक रही थी। अंदर व मुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा न था। बाकी हाथी भी चंद लम्हों की ताखीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सत शुक्र का मकाम था कि वो गुम्बद नुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर से इसे जमीन बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर ना दाखिल हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार सूंड किसी जालिम चाबक की तरह मेरे वजूद से टकराई और मैं अंदर तक हिल कर रह गया। अगर एक बार मजीद वो इस तरह मुझे लगती तो करीब था कि मैं गश का कर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे अवसान जवाब दे जाते, कब्र के सरहाने एक शगाफ नुमा मकाम से एक गैर मामूली जिसामत का सियाह बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जो ही बिच्छू कब्र से निकला, चीखों का सिलसिला भी मौकूफ हो गया। कोई दूसरा इंसान मेरी इस वक्त की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता। एक तरफ पागल हाथी, दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अज़ाब कब्र से तड़पता नामालूम वजूद। खुदा जाने मेरी कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ ना सोचा कि छत से लटकती जंजीर को ताम कर फिजा में झूल गया और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जद से दूर हो जाऊं। अब मैं कब्र के ऐन ऊपर फिजा में मालिक था, जैसे हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई। सियाह बिच्छू इसकी जद में आ गया। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक फिजा में खरखराहट से गूंजती रही और फिर हर सू मौत का सकूत छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी इसके जहर के ताब ना लाकर जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा
तो जंजीर छोड़कर नीचे उतर गया। जो ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे इस पार करने के लिए इसके ऊपर कदम जमाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं इस मकाम से दूर जाना चाहता था। इसके लिए मुर्दा हाथी के वजूद पर से दम जुमा कर गुजरने के सिवा कोई चारा न था। हाथी का दियो हैकल वजूद इस कदर हैबतनाक था कि इसकी मौत के यकीन हो जाने के बावजूद इसके ऊपर पांव रखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों नाचार मैंने हिम्मत जमा करके इस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पांव इसके वजूद में यूं उतर गया जैसे गोश्त पस्त के बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगली ही लम्हे में अपना पांव घसीट कर एक ही जस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम इसके वजूद से मस भी ना हो। लेकिन एक लम्हे में मुझ पर जो कयामत बीती वो कयामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताज़ा हो जाता है जैसे कल की बात हो। इतना कहकर मैंने अपनी दाएं टांग से धोती का पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक गोश्त का नाम निशान तक न था। सियाही माइल हड्डी के नाम पर इसकी बोसीदा टांग सबके सामने। पाँव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पेट का भार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के इस बिच्छू में इतना सरील असर जहर था कि हाथी को इसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी का वजूद पानी पानी कर गया बल्कि इस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर्स इबरत बना गया। खुदा जाने साहिब कब्र को कयामत तक अभी कितना अजाब झेलना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।